बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी जरूर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी में शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है सांस सांस में बांस। पाठ परिचय ले लेते हैं। प्रकृति का और मनुष्य का आपस में अटूट संबंध है। प्रत्येक गतिविधि, क्रियाकलाप या यूं कहें कि प्रत्येक सांस प्रकृति की कृपा से आ रही है तो अतिशयोक्ति न होगी। प्रस्तुत पाठ में प्रकृति के घटक बांस के मनुष्य जीवन में प्रभाव का वर्णन किया गया है। एक जादूगर थे चंगकी चगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बयां जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियां से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, रेलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असोम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी के सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असोम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा या टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव
को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। शिक्षण निर्देश छात्रों को बांस के विभिन्न उपयोगों के विषय में बताते हुए पाठ को पढ़ाएं तथा प्रकृति के प्रभाव से अवगत कराएं। तो आपने देखा बच्चों, बांस जो है वो हमें प्रकृति से मिलता है। ये एक तरह का क्या होता है, पेड़ ही होता है, लेकिन ये अंदर से खोखला होता है और एक तरह के क्या होता है, डंडे की तरह होता है। तो ये कई चीज़ों में काम आता है, टोपियाँ बनाने के, चटाइयाँ बनाने के, टोकरी बनाने के ये काम आता है। शब्द पोटली चलन में प्रयोग में इन यूज, प्रक्रिया, विधि, मेथड, उम्र यानी कि आयु जिसे एज कहते हैं, खपच्ची यानी कि बांस की पतली तीली, थिन बाम्बू स्ट्रिप, निर्भर, आश्रित, डिपेंड, टोकरी बांस की तीलियों से बना बड़ा पात्र जिसे हम बास्केट भी कहते हैं। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो यह आपको बताना है। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है। इस जाल में मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है, तो इस पर आप बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे पाठ के बारे में। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। चगंकी चगलनबा कौन था? व्यापारी था, जादूगर था, राजा था या फिर किसान था? तो वो एक जादूगर था। तो अब बी वाले गोले को रंगेंगे और इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। रिक्त स्थान भरिए। भारत के डैश क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बांस बहुत उगाया जाता है। इसी प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? तो बांस को बूढ़ा तब कहा जाता है जब वो 4-5 साल से ऊपर हो जाता है। जब बांस 3-4 साल का होता है तब उसे काट लिया जाता है क्योंकि वो जवान युवा बांस होता है और उससे काफ़ी सारी चीज़ें मजबूत बनती है। जो बूढ़ा बांस होता है उसे यूज़ तो किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज़ जो है वो जल्दी टूट जाती है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला, पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ हमें पाठांश दिया गया है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। आमतौर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। अब प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि चौड़ी खपच्चियों को पतला क्यों किया जाता है? क्योंकि पतली खपच्चियाँ जो होती हैं वो लचीली होती हैं, ठीक है। और जो लचीली खपच्चियाँ होती हैं उससे आप कोई भी सामान इजीली बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, उनको आप घुमा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे, पाठ से आगे की बात। बांस को पर्यावरण के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है? यह प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कम करने में कैसे मदद करता है? तो बच्चों आपको बताना है, इस पर आपको चर्चा करनी है। बांस उद्योग कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है? क्योंकि गांव में क्या होता है कि ज़्यादातर रोजगार तो नहीं होता, तो लोग जो होते हैं वहाँ के वो इसी तरह के काम करते हैं। बांस के उपयोग से प्लास्टिक जैसे हानिकारक पदार्थों का विकल्प कैसे तैयार किया जा सकता है? अब जैसे बांस की आप बोतल बना सकते हैं, तो आप प्लास्टिक की बोतल की जगह बांस की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं।
बांस के बने उत्पादों जैसे फर्नीचर, कपड़े, बर्तन का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं, जो कि हानिकारक है। उसकी जगह अगर आप बांस की प्लेट में खाना खाएं या बांस के बने हुए चीज़ों पे आप अब कोई भी चीज़ रखें या पानी पिएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से हमें मिला है। अब आते हैं भाषा के रंग पर। वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन सबको आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है हाथों की कलाकारी। गांव में रहने वाले जो शिल्पकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनकी हाथों की कलाकारी बहुत ही अच्छी होती है, देखने लायक होती है। अगला है बच्चों बुनावट। शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानिए और उनसे 3-3 शब्द और बनाइए। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। अब बुनावट, तो बुन में क्या आ गया है? आवट आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सज के साथ आवट मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? सजावट बन जाता है। तो आवट के साथ, आवट प्रत्यय के साथ आप और शब्द मिलाकर एक नया शब्द बना सकते हैं। तीसरा है बच्चों, नीचे पाठ में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब था। हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। अब रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखिए। तो इन बातों को, जैसे चलन है, जिक्र है, मसलन, तरह तरह, इन बातों को आपको क्या करना है? अलग ढंग से लिखना है। तो इसके लिए आप अलग वाक्य में भी बना करके इन्हें लिख सकते हैं। बच्चों की सभा पता करो। हाथ की किस उंगली को तर्जनी कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता कीजिए और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताइए। तो आपको पता करना है कि उंगली में जो तर्जनी होती है वो किसे कहा जाता है, ठीक है, और बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं। चित्र बनाएं। बांस से बने संगीत वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, डमरू या रेनिस्टिक आदि से के चित्र बनाएं। तो इनके आपको चित्र बनाने हैं, जो कि किससे बनी है? बांस से बनी है। अपने घर के किसी हिस्से को बांस की छड़ियाँ, पत्तियों या बांस से बने उत्पादों का उपयोग करके सजाएं। अब आप मार्केट जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे बांस की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिक रही होती हैं। तो आप ला करके अपने घर में, अपने किसी घर के कोने में उनको सजा सकते हैं। वृक्ष लगाएं, बहुत ही ज़रूरी है। बांस की तेजी से बढ़ने वाली प्रकृति और इसके कार्बन अवशोषण के लाभों को साझा करते हुए सामूहिक बांस रोपण कार्यक्रम आयोजित करें। तो आप बांस का वृक्ष भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बांस के जो वृक्ष होता है उसको एक तरह का जलवायु, एक तरह का उसको सीजन चाहिए होता है, तो वो सिर्फ कहीं कहीं पे ही मिलता है। तो उसके अलावा आप कोई और वृक्ष भी लगा सकते हैं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।